पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल नेचर में पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्टिकल नेचर में दो फिनोमेनाज आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज की वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे और वो कौन सी थ्योरी है जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फेवर में अपनी थ्योरी दी। तो पहला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ वन विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने ऊपर आने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उतनी एनर्जी वो रेडिएट करेगी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सी होती है? जो कि अपने ऊपर आने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। नाउ अ शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज लो। इसका क्या मतलब है कि जब वेवलेंथ कम होगी तो इंटेंसिटी जो होगी वो भी लो होगी। तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेवलेंथ और इसके बीच का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा, ओके। और अगर वेवलेंथ कम तो इंटेंसिटी भी क्या होगी आपकी? कम। ऐसे ही टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेडिएशन एमिटेड। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेडिएशन ज़्यादा इंक्रीज होती है, रेडिएशन ज़्यादा निकलती हैं और उसके अंदर बहुत सारी शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं। ठीक है, जितनी भी रेडिएशन निकलती हैं उसके अंदर सारी की सारी शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, वेदर इट इज़ अ ब्लैक बॉडी और अ सिंपल आयरन पीस। तो जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेडिएशन जो निकलेंगी उसके अंदर ज़्यादातर शॉर्टर वेवलेंथ होंगी। Black body ought to radiate over the whole range of wavelength region, including the visible region, even at the room temperature. As temperature increases, the radiation emitted should get uniformly more intense. मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है जो रेडिएशंस होती हैं वो ज़्यादा इंटेंस होती हैं, जो ज़्यादा पास आती रहती हैं, या फिर कह सकते हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती है। ज़्यादा पास आने की वजह से, इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है? उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? कम हो जाती है। ये सब तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मत भूलिएगा। एक बार दोबारा बताती हूँ। ब्लैक बॉडी ought to radiate over the whole range of wavelength region, including the visible region, even at the room temperature. As the temperature increases, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेडिएशन जो होती है वो क्या होती है? मोर इंटेंस होती हैं और शॉर्टर वेवलेंथ भी कंटेन करती हैं। नाउ क्वांटम थ्योरी बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक अपनी क्वांटम थ्योरी लेके आए जिन्होंने ये प्रूव किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस तरीके से होता है। सो हाउ क्वांटम थ्योरी प्रूव दिस, ये जानते हैं। सबसे पहले तो क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि हमारा ये अजम्पशन, क्लासिकल थ्योरी का ये एक अजम्पशन है कि एनर्जी जो है सिस्टम की वो कोई भी आर्बिटरी वैल्यू ले सकता है। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। उन्होंने सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग ठहराया। उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट ट्रू। क्या ट्रू है? वो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी रेडिएट होती है वो कोई भी आर्बिटरी वैल्यू नहीं ले सकती, पर वो वैल्यू ले सकती है जो कि एक क्वांटा ऑफ एनर्जी में एमिट करती है। ही गेव अ डिटेल्ड मॉडल, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उन्होंने डिटेल्ड मॉडल दिया। उसके अंदर क्या था? एक ऑसिलेटर था जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा था। हर एक ऑसिलेटर जो है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा था, कुछ भी एनर्जी नहीं, एनर्जी रेडिएट कर रहा था इनटू अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटा। एक स्पेसिफिक अमाउंट में रेडिएट कर रहा था जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटा। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं था बट स्पेसिफिक अमाउंट में कर रहा था। जैसे कि कुछ समय उन्होंने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी किया, फिर थोड़ी देर बाद इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी किया, फिर थोड़ी देर बाद इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी किया। तो ये देखिए कंटिन्यूस नहीं है, बीच में ये क्या है? यहाँ पर गैप है, ये कंटिन्यूस नहीं है इस तरीके से। बट ये एनर्जी जो है वो किस तरीके से निकल रहा है? क्वांटा में निकल रहा है। तो ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द ऑसिलेटर कैन नॉट हैव एनी वैल्यू, इट कैन हैव ओनली दिस टाइप ऑफ वैल्यू, ई इक्वल्स टू एन एच न्यू, जिसको एन एप्साइलन कहा गया। एन एप्साइलन यहाँ पर क्या हुआ? एप्साइलन को कहा गया क्वांटम ऑफ एनर्जी। एप्साइलन को क्या नाम दिया? क्वांटम ऑफ एनर्जी। और एच आपको पता है क्या होता है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये एनर्जी की वैल्यू निकली, मतलब कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ क्वांटा इमिट करेगा एक ऑसिलेटर जब वो रिवॉल्व कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वी, ई इक्वल्स टू एन एच न्यू, एन एप्साइलन। तो ये जो इक्वेशन थी उन्होंने प्रूव कर दिया। इस इक्वेशन को देखिए मैक्स प्लैंक ने क्या प्रूव कर दिया कि एनर्जी जो है वो वाकई में क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मीन्स स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में होती है।
ना एच जो होता है आपका लीनियर मोमेंटम, उसका क्या होता है mvl। अगर किसी को पता नहीं हो mvl तो हम यहाँ पर इसको mvr भी लिख सकते हैं। r और l का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो एच लीनियर मोमेंटम क्या होता है mvr। आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेटर डू नॉट रेडिएट कंटिन्यूसली बट इन क्वांटा। कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं कर रहा था पर कुछ क्वांटा में रेडिएट कर रहा था। ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी होते हैं जो इमिट करते हैं, ठीक है, कब इमिट करते हैं, जब एक ऑसिलेटर चेंज करता है अपनी क्वांटाइज्ड एनर्जी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर एक क्वांटाइज्ड एनर्जी जो है वो सिर्फ एक ही शेल में चल रही है, एक ही स्टेट में चल रही है, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब एक क्वांटाइज्ड स्टेट से दूसरी क्वांटाइज्ड स्टेट में जाएगा तब जाके वो क्या होगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। वो भी रेडिएट किस में करेगा, क्वांटास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। These quantas of energy are emitted when an oscillator changes from one quantized energy state to another. That is, if the oscillator goes from n plus 1 level to n level, यहाँ पर वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी निकलेगी, E2 माइनस E1, वो हो जाएगा n प्लस 1 h न्यू माइनस का n h न्यू, और ये हो जाएगा आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, n h न्यू। ये चीज़ समझ में आई, h न्यू। दोबारा बताती हूँ, जो डिफरेंस हो जाएगा एनर्जी के बीच में वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 मतलब कि E2 कब, एनर्जी कब, जब वो n प्लस 1 शेल में था, और h न्यू तो ऑलरेडी होता ही है उसमें, और E2 कब, सॉरी E1 कब, जब वो n शेल पे था। अब इसको जब h न्यू कॉमन ले लेंगे और ये माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, h न्यू निकल जाएगा। ओके, नाउ ऑसिलेटर विल ईदर एब्जॉर्ब और emit energy as long as it remains in the same quantized state। ठीक है, तो वो ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना तो रेडिएट करेगा एनर्जी, अगर वो सिर्फ एक ही क्वांटाइज स्टेट में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैक्स प्लैंक ने ये एक एक्सप्रेशन दिया, दिस इज़ फॉर डेंसिटी, ठीक है ना। प्लैंक्स गिव द इक्वेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी। उन्होंने किसके लिए दिया, एनर्जी डेंसिटी के लिए दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम नाम दिया उन्होंने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी हेल्प से मैक्स प्लैंक ने ये प्रूफ कर दिया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कंसेप्ट है या उसका कंसेप्ट है क्वांटाइज्ड का, उसकी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन इस इक्वेशन की वजह से दिया। आइए देखते हैं कैसे। उन्होंने कहा द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पोजेसिंग सफिशिएंट एनर्जी दैट इज एप्सिलॉन, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटर पॉपुलेशन एज दैट एनर्जी लेवल। अब ऑसिलेटर पॉपुलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/E h न्यू बाई KT। ये एक्सप्रेशन कहाँ से निकला, ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ से निकला। ये इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ सारी चीज़ें करेगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप समझिएगा क्या बोलने की कोशिश हो रही है, ठीक है। उन्होंने अब ये एक्सप्रेशन लिया, उन्होंने कहा कि ऑसिलेटर पोटेंशियल जो है, ऑसिलेटर पॉपुलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/E h न्यू अपॉन KT के। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंटेंसिटी के, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो ये पूरा एक होल फ्रैक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये होल फ्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा तो पॉपुलेशन पोटेंशियल जो है वो जो इस ऑसिलेटर पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ करेगा। क्यों करेगा डिक्रीज़, क्योंकि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या कि इंटेंसिटी जो है हायर फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ जो है वो लो होनी चाहिए। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ लो होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने ये प्रूफ कर दिया। तो उनसे क्या कंक्लूजन निकला कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो E⁻ h न्यू बाई KT डिक्रीज़ करता है। अगर ये डिक्रीज़ करता है तो 1/E h न्यू इंक्रीज़ करेगा, और 1/h न्यू इंक्रीज़ करेगा तो मतलब कि इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ निकलती हैं। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से निकला। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स एट हायर टेम्परेचर मोर शॉर्टर वेवलेंथ विल इंक्रीज। ओके, नंबर ऑफ फोटोन्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता ही होगा, E = n h न्यू। ओके, तो दिस इज n h न्यू। यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स का निकाल दिया है E/h न्यू। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इससे सब पता होगा सबको अब, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।